Namaskar friends and welcome to this press briefing by the Health Ministry. To brief us more on the latest situation, we have with us Dr. V.K. Paulji from Niti Aayog, Joint Secretary Ministry of Health Shri Love Agarwal ji. First there will be a presentation by Joint Secretary Shri Love Agarwal ji, followed by remarks by Dr. V.K. Paulji. Due to paucity of time, we will not be taking any questions today. Thank you. We have to wrap it up by 4:30, so we will not be able to take any questions today. So, thank you friends. हाँ, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं सेकेंड पीक में जहां देश में 4,14,000 केसेस प्रतिरोज के हिसाब से एक समय पर रिपोर्ट हुए थे, उसमें कंटिन्यूस बेसिस पर डिक्लाइन हो रहा है और पिछले 24 घंटे में देश में 31,443 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी के साथ हम देखें ऑन एन एवरेज व्हेन वी सॉ वीक एंडिंग 11th मई, जब देश में औसतन 3,87,000 केसेस डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे थे, उसमें यह कंटिन्यूस डिक्लाइन होते हुए भी पिछले एक हफ्ते में भी करीब 6% डिक्लाइन देश में नोट किया गया है। ऑन एन एवरेज केसेस अगर हम देखें वीकली बेसिस पर तो 40,000 के करीब केसेस देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। इस स्थिति के बारे में बात करते हुए हम देखें कि अगर हम केसेस की ट्रेजेक्ट्री को एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि जैसे देश में अगर टोटल केसेस अप्रैल माह में, मई माह में, जून में और जुलाई में जो रिपोर्ट हुए वह कितने प्रतिशत केसेस किस स्टेट से आए हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि जैसे केरला अगर देश में उस माह में आने वाले केसेस में 6.2% कंट्रीब्यूट कर रहा था, मई में वह बढ़ते हुए 10.6%, 17.1% इन जून और अब करीब 30.3% केसेस केरला स्टेट से रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम महाराष्ट्र देखें तो जहां 26.7% केसेस अप्रैल में आ रहे थे, हमने उसमें एक काफ़ी नोटेड कमी नोट की और लेकिन अब देश में सेकंड हाईएस्ट केसेस इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र से 20.8% केसेस जो देश में ओवरऑल रिपोर्ट हो रहे हैं वह महाराष्ट्र स्टेट से आ रहे हैं। इसी तरह तमिलनाडु में जहां अप्रैल माह में 4% केसेस आते थे, मई में वह बढ़े और 9.9% हुए और जून में उनका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल 17.6% था, जो इस माह के आते हुए घटकर करीब 8.5% रह गया है। आंध्र प्रदेश में इसी तरीके से देखें तो 2.8% केसेस अप्रैल माह में थे, 6.5% केसेस मई में थे और वह बढ़े और 8.7% केसेस जून माह में आंध्र प्रदेश से रिपोर्ट हुए और अभी औसतन 7.3% केसेस आंध्र प्रदेश स्टेट से नोट हो रहे हैं। इसी तरीके से उड़ीसा से जहां अप्रैल माह में 1.4% केसेस थे, वह बढ़ा और 3.5% केसेस मई महीने में वहां से रिपोर्ट हुए और अभी अप्रॉक्सीमेटली 6.5% केसेस उड़ीसा स्टेट से रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी कि हम देखें तो पाते हैं कि इन 5 स्टेट से अप्रॉक्सीमेटली 73.4% केसेस जो इस माह में देश में रिपोर्ट हुए हैं वह इन 5 स्टेट से इन प्रतिशत के हिसाब से आते हैं। साथ ही हम देखें कि वह जिले जहां 100 से अधिक केसेस प्रतिरोज के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे थे, तो वीक एंडिंग 4 मई के समय पर जहां ऐसे 531 जिले देश में थे, वह वीक एंडिंग 2 जून तक घटते घटते 262 जिले रह गए और उसके बाद अगर हम कल का डेटा लें तो पाते हैं कि केवल 73 जिले देश में ऐसे हैं जहां पर 100 से अधिक डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी कि देयर इज ए मार्क्ड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच आर रिपोर्टिंग हायर केसेस एंड वी सी कि इन्फेक्शन जो है वह एक लिमिटेड जोग्राफिकल टेरिटरी में लोकलाइज होता जा रहा है। इस विषय में बात करते समय हम अगर डेली एक्टिव केसेस देखें तो जैसे हम सबको अवगत है, एक समय पर 10 मई के समय पर जहां पर देश में करीब 37 लाख के करीब एक्टिव केसेस थे, वह अब घटते घटते 4,31,000 एक्टिव केसेस ही रह गया है और साथ ही हमारे देश का रिकवरी रेट जो करीब 83% था 12 मई के समय पर, अब बढ़ते बढ़ते 97.3% रेट ऑफ रिकवरी हम देश में ऑब्जर्व कर रहे हैं। साथ ही जैसे केसेस बढ़े तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन को एड करने के लिए टेस्टिंग एज एन इम्पॉर्टेंट टूल है, तो उसके अंतर्गत टेस्टिंग को देश में बढ़ाया गया
और जहां एक समय पर जब हम 18 लाख औसतन टेस्ट प्रतिरोज कर रहे थे और उस समय पर देश में ओवरऑल पॉजिटिविटी 21.6% नोट की गई, हमने टेस्टिंग पर उसी स्थाई से कार्य करते हुए अभी हम देश में 17,44,000 औसतन टेस्ट प्रतिरोज कर रहे हैं और हम टेस्टिंग में ओवरऑल केस पॉजिटिविटी में काफ़ी एक विजिबल कमी नोट की है और जो घटते घटते ऑन एन एवरेज वीकली बेसिस पर देखें तो वह 2.5% केस पॉजिटिविटी ही रह गई है। अभी ऐसे जिले जहां पर कि 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, वह संख्या भी कम होते होते अब केवल देश में ऐसे 55 जिले उन 13 स्टेट्स में रह गए हैं जहां पर कि केस पॉजिटिविटी इज मोर देन 10%। यानी कि जरूरी है कि वह जिले जहां पर क्लस्टर ऑफ केसेस या केस पॉजिटिविटी हाई है, वहां पर हम इंटेंसिव कंटेनमेंट के द्वारा केसेस के इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकें और कोविड को वहीं पर कंट्रोल करने का प्रयत्न करें। साथ ही वैक्सीनेशन एक इम्पॉर्टेंट टूल के रूप में हमारे सामने है और जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि देश ने अब 38 करोड़ का भी आंकड़ा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वैक्सीन डोजेज डिलीवरी पूरा किया है। फर्स्ट डोज के रूप में 30.66 करोड़ वैक्सीन डोजेज दी जा चुकी हैं और सेकेंड डोज के रूप में 7.49 करोड़ वैक्सीन डोजेज अमंग्स द आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी एज ग्रुप हैज बीन गिवन। इस समय पर जहां एक स्थाई पर हमारे एक्टिव केसेस में कमी आ रही है, हमारा रिकवरी रेट बढ़ रहा है, हम साथ में यह भी देख रहे हैं कि डेली केसेस में भी कमी आ रही है। जरूरी है कि हम समझें कि अगर हमारा जो केसेस एक लिमिटेड ज्योग्राफी में रह गए हैं तो हम किसी भी तरह की ढिलाई ना करें। यह विषय हम आप लोगों के सामने इस दृष्टि से लाना चाहते हैं कि अगर आप देखें कि जहां एक स्थाई पर पूरे विश्व में जब करीब 9 लाख केसेस प्रतिरोज के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे थे 29 अप्रैल के समय में और उसके बाद कंटिन्यूस बेसिस पर उन केसेस में कमी आ रही थी, तो पिछले कुछ दिनों से ग्लोबली विश्व में भी हम केसेस में एक ग्रोथ नोट कर रहे हैं। हायर नंबर ऑफ केसेस आर गेटिंग रिपोर्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड विच रिमेन्स ए कॉज ऑफ कंसर्न। और उसी को हम फर्दर स्टेट कंट्री वाइज एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि जैसे यूनाइटेड किंगडम में जहां पर एक पीक आई थी इन फरवरी जो 59,000 केसेस के करीब रोज केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, वहां पर केसेस कम होने के बाद फिर से एक डिस्टिंक्ट राइज इन केसेस नोट किया जा रहा है और करीब 34,000 के करीब केसेस प्रतिरोज के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे हैं। सिमिलरली अगर आप देखें इसी तरह से रशिया में जहां 28,000 केसेस एक पीक के समय में आए थे, तो वहीं पर एक डिस्टिंक्ट पीक इन टर्म्स ऑफ 25,000 केसेस, एक हाई सर्ज कैटेगरी और एक हाई सर्ज फैक्टर हम वहां पर भी नोट कर रहे हैं, यानी कि उस देश में भी केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम अपने आसपास के देशों में देखें तो वहां भी आप नोट करेंगे जैसे बांग्लादेश में एक पीक जो 7,000 केसेस के करीब थी, अब जो नेक्स्ट पीक हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑन ए कंटिन्यूइंग बेसिस 13,000 से अधिक केसेस प्रतिरोज के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से जहां इंडोनेशिया में 12,000 के करीब केसेस प्रतिरोज आ रहे थे, अभी एक सर्ज कैटेगरी नोट करते हुए वहां पर भी 40,000 से अधिक केसेस प्रतिरोज के हिसाब से देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। यह हमारे लिए कॉज का विषय है। हमें समझना चाहिए कि हम अपने देश में और बाहर देशों में केसेस की ट्रैजेक्टरी को समझते हुए किस तरह की सावधानी हमें बरतनी है ताकि इन्फेक्शन हमारे देश में फिर से ना फैल सके। इसी संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आप देखें कि कुछ स्टेट्स हमारे देश में भी ऐसी हैं जहां पर कि अब हम एक फर्दर सर्ज इन केसेस नोट कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में देखें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और इसी तरह कुछ स्टेट्स ऐसी है जहां पर केसेस में कमी तो आई है लेकिन एक प्रोपोर्शनेट रिडक्शन, जैसे कि ओवरऑल देश में केसेस में कमी आई है, उतना होते हुए वहां पर एक प्लेटो के रूप में केसेस अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं और इसलिए जरूरी है कि कंटेनमेंट पर हमारे एफर्ट्स उसी स्थाई से बने रहें। इसी संदर्भ में जैसे आप सबको अवगत है, हम देश के स्थाई पर कंटिन्यूस बेसिस पर इवॉल्विंग सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं और स्टेट से डिस्कस करते हुए कैसे क्या एफर्ट्स किए जाए ताकि हम कोविड को मैनेज कर सकें, उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में कुछ सेंट्रल टीम्स भी 11 स्टेट्स में डिप्यूट की हैं सो दैट दे कैन हेल्प एंड एड स्टेट गवर्नमेंट इन कोविड-19 मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत हमारी 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हमने टीम्स भेजी हैं। साथ ही महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरला और उड़ीसा स्टेट में भी
क्योंकि वहाँ पर एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री या कुछ जगह पर हाई केस पॉजिटिविटी नोट की गई थी, तो उन स्टेट्स में भी हमने सेंट्रल टीम भेजी हैं। आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी के स्थाई पर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के हैं, 8 स्टेट के, उनके साथ एक चर्चा की गई, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मुख्यतः माननीय प्रधानमंत्री जी ने केसेस की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को समझते हुए एक स्थाई पर उन्होंने बहुत ही संतोष जताया कि कैसे पेशेंस और डेडिकेशन के द्वारा इन पर्टिकुलर स्टेट्स में, जबकि इनके यूनिक ज्योग्राफिकल चैलेंजेस हैं, किस तरह से वहाँ पर काम करते हुए एक स्थाई पर टेस्टिंग, ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और कैसे वहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर्स ने एक्स्ट्रा डोजेज भी वैक्सीनेशन ड्राइव में अच्छे ढंग से काम करते हुए एक्स्ट्रा डोजेज भी लगाई। जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर वायल में 10 डोजेज थी और एक एक्स्ट्रा होती है, तो उन्होंने कैसे 11 डोजेज लगाकर सेविंग की और वैक्सीन वेस्टेज की बजाय वैक्सीन एफिशिएंसी पर काम किया, जिसके लिए उन्होंने वहाँ के हेल्थ केयर वर्कर्स को अपना साधुवाद दिया। हाउएवर, इसके बारे में बात करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर केस पॉजिटिविटी या नंबर ऑफ केसेस जो बढ़ रहे हैं उसके बारे में अपना उन्होंने डाउट, उन्होंने अपना चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने हाईलाइट किया कि जरूरी है कि हम अर्ली साइंस को समझते रहें और जहाँ पर भी केसेस या पॉजिटिविटी बढ़े वहाँ पर स्ट्रिंजेंट स्टेप्स लिए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि केसेस मैनेजमेंट में, कोविड-19 मैनेजमेंट में सबसे मुख्य अंश होता है कि हम कम्युनिटी को अवेयर करें, कम्युनिटी का सहयोग लें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कंटिन्यूस बेसिस पर अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। उन्होंने बताया, उन्होंने चिंता व्यक्त की कि जैसे कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर कुछ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या कोविड सेफ बिहेवियर का फॉलो नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलरली मार्केट्स और टूरिस्ट लोकेशन में, तो उन्होंने हाईलाइट किया कि जरूरी है कि उस बारे में कम्युनिटी को अवेयर किया जाए और उनका सपोर्ट लेकर उस प्रोसेस को मैनेज किया जाए। जरूरी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम हर जिले में टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाएं, साथ ही कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन के द्वारा उन क्लस्टर्स में जहां पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनको वहीं पर कंट्रोल करें और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यूस बेसिस पर बढ़ाते रहें। जरूरी है मास्क, 2 गज की दूरी और हैंड हाइजीन पर हमारा उसी स्थाई पर कार्य चलता रहे। साथ ही उन्होंने यह भी स्टेट्स के माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की कि ज्योग्राफिकल चैलेंजेस को समझते हुए कैसे वैक्सीनेशन सेंटर्स और इंटीरियर एरिया में ले जाए जाएं ताकि पब्लिक को वहीं पर वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध की जा सके। साथ ही पीएम केयर्स और अन्य स्कीम के द्वारा जो ऑक्सीजन प्लांट, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से निवेदन किया कि उन पीएसए प्लांट्स को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और स्किल्ड मैन पावर क्रिएट की जाए ताकि अगर कभी भी केसेस बढ़ें तो वहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध हो। साथ ही उन्होंने कहा कि जन आंदोलन, जन भागीदारी के रूप में चाहे लोकल सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे यूथ ग्रुप हो, उनको कंटिन्यूस बेसिस पर इन्वॉल्व किया जाए ताकि कुछ एरिया जहाँ पर अभी अधिक केसेस आ रहे हैं उनको मॉनिटर किया जा सके। जो ऑनगोइंग मंत्र है इन टर्म्स ऑफ दवाई भी कड़ाई भी, उस पर सतत रूप से हम कार्य करते रहें और हमारी जो 5-fold स्ट्रैटेजी है, दैट इज टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उस पर कार्य चलता रहे। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से निवेदन किया कि सजगता और सतर्कता और साथ ही हर स्थाई पर, हर स्तर पर सबका सतत प्रयास जरूरी है ताकि हम कोविड की महामारी से निपट सकें। इसी संबंध में उन्होंने यह भी अवगत किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के स्थाई पर 23,123 करोड़ का जो इमरजेंसी रिस्पांस और हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस पैकेज है उसका इस्तेमाल नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स और देश की सभी स्टेट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए और कोविड मैनेजमेंट के उसके इसलिए इस्तेमाल किया जाए, जिसमें मुख्यतः हम आप लोग की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि इस पैकेज के तहत करीब 20,000 नए आईसीयू बेड्स बनाए जाएंगे, जिसमें से 20% बेड पेडियाट्रिक आईसीयू बेड्स होंगे, यानी कि छोटे बच्चों के लिए बनने वाले आईसीयू बेड्स। साथ ही इसी पैकेज के तहत हर जिले में एक पेडियाट्रिक यूनिट बनाई जाएगी और साथ ही हर स्टेट के लेवल पर, यूनियन टेरिटरी के लेवल पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पेडियाट्रिक चिल्ड्रन बनाया जाएगा, जो कि इन जिले स्थाई पर बनने वाली पेडियाट्रिक यूनिट्स की हैंड होल्डिंग करेंगी, उनको टेली आईसीयू सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी ताकि फील्ड स्थाई पर हर पर्टिकुलर चाइल्ड अगर वह बीमार होता है और वह इस सेंटर पे आता है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। उसके साथ ही इसी पैकेज के तहत एडिशनल बेड्स
चाहे वह हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हों, चाहे हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हों, वहाँ पर बेस्ड ऑन नीड, बेस्ड ऑन केस ट्रेजेक्ट्री, और पर्टिकुलरली जो हमारे टीयर 2 टाउन्स हैं या टीयर 3 टाउन्स हैं, वहाँ पर ऐसे बेड्स, टेम्पररी हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, और ज़रूरत पड़े तो बिगर फील्ड हॉस्पिटल जो 50 से 100 बेड के हों, उनको भी नीड के हिसाब से स्टेट के लेवल पर बनाया जाए। जैसे कि एक स्थाई पर पीएसए प्लांट सैंक्शन किए जा रहे हैं, उसी के साथ ही इस पैकेज के तहत 1050 नंबर्स ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक्स हॉस्पिटल स्थाई पर बनाए जाएंगे, जो कि मेडिकल गैस पाइपलाइन से नियुक्त होंगे, ताकि जब भी कभी वहाँ पर कोई प्लांट लगे तो उसके द्वारा स्टोरेज और सप्लाई का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज किया जा सके। जरूरी है कि हम अपना एम्बुलेंस का नेटवर्क और बढ़ाएं, ताकि पेशेंट की शिफ्टिंग टाइम पर हो सके, जिसके लिए इस पैकेज के तहत 8800 से अधिक एडिशनल एम्बुलेंसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। ड्रग्स और डायग्नोस्टिक की सप्लाई को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्थाई से एक बफर स्टॉक इन कोलैबोरेशन स्टेट गवर्नमेंट बनाते हुए, ताकि ड्रग्स और डायग्नोस्टिक्स में भी कोई कमी ना हो। साथ ही कैसे हम अपनी एचआर को अपग्रेड करें, आइदर यूजिंग इन टर्म्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंटर्न्स, या फाइनल ईयर के एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, बीएससी और जीएनएम नर्सिंग के स्टूडेंट्स, ताकि हम कंटिन्यूस बेसिस पर अपने देश के हर प्रांत में मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इसी के साथ ही जैसे हम सबको अवगत है कि किस तरीके से कोविड और इमरजेंसी इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट में हमारा मूवमेंट हम चाहते हैं कि कंट्रोल करें, रेस्ट्रिक्ट करें, तो अगर कोई छोटी बीमारी हो तो उसके लिए कैसे हम टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल कर सकें। तो इसी पैकेज के तहत देश के हर जिले में एक टेलीमेडिसिन हब बनाया जाएगा, जिसके द्वारा ई संजीवनी यानी कि टेली कंसल्टेशन उस लेवल पर प्रोवाइड की जाएंगी। इस विषय में बात करते हुए जरूरी है, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कि अगर हमें इन्फेक्शन मैनेज करना है, अगर हमें कंटिन्यूस बेसिस पर इस लड़ाई को जीतना है, तो जरूरी है कि हम होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी के रूप में कार्य करें। यानी कि एक स्थाई पर वह इंडिविजुअल, हर नागरिक, और दूसरे स्थाई पर गवर्नमेंट। हम इन लोगों से क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या क्या हम चाहते हैं कि जो हमारे फोकस एरिया बने रहें। तो जैसे इंडिविजुअल लेवल पर, इससे पहले भी इस मंच पर हमने चर्चा की है कि जरूरी है कि अगर कोई सिम्टम दिखे तो जल्दी से जल्दी टेस्टिंग कराई जाए, अपने आप को आइसोलेट किया जाए, और अगर डॉक्टर्स कहते हैं तो हॉस्पिटल में जाएं और क्लिनिकल मैनेजमेंट के तहत अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कराएं। तो यह एक इंडिविजुअल के स्थाई पर करने वाला कार्य है। इसी के साथ साथ इस प्रोसेस को एड करने के लिए अगर नीड हो तो गवर्नमेंट के लेवल पर फिजिकल डिस्टेंसिंग को एड करने के लिए हम कुछ रेगुलेटरी मेजर्स जरूरत हो तो लगाएं, चाहे वह लॉकडाउन बोले, चाहे कुछ एडिशनल रिस्ट्रिक्शन बोले, और साथ साथ स्टेट के साथ मिलकर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते चले जाएं, ताकि अगर किसी को नीड हो तो हम उस पर्टिकुलर पेशेंट को मैनेज कर सकें। लेकिन इस कार्य को करने से भी सबसे मुख्य कार्य है वो है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। यह बीमारी अपने आप नहीं फैलती, यह बीमारी केवल तभी फैलेगी जब हम उसको फैलने देंगे। यानी कि अगर हमारे बिहेवियर में, हमारे एक्शन में कोई ऐसा कार्य होगा कि जिसके द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक इन्फेक्शन जा सकता है, तो जरूरी है कि हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर काम करें, और उसके लिए इंडिविजुअल और कम्युनिटी एट लार्ज को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि सिंपल टूल्स लाइक यूज ऑफ मास्क, 2 गज की दूरी और हैंड हाइजीन। तो अगर हम इस प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर कार्य करते रहेंगे तो टू दैट एक्सटेंट हमारा इन्फेक्शन कम फैलेगा, एंड टू दैट एक्सटेंट हमारा जो स्ट्रेन है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर वह कम होगा, और क्वालिटी ऑफ केयर हम बढ़ा पाएंगे। इस विषय में बात करते हुए कुछ सर्वे बीच में आए हैं, और उन सर्वे में लोगों ने कई रीजन दी हैं कि हम मास्क क्यों नहीं पहनते। कुछ लोग कहते हैं कि हम मास्क इसलिए नहीं पहनते क्योंकि मास्क पहनने से सांस लेने में दिक्कत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मास्क थोड़ी देर पहनता हूँ, उसके बाद मैं उसको साइड में लटका देता हूँ, चिन पर लटका देता हूँ, क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल लगने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैंने फिजिकल डिस्टेंसिंग तो रखी हुई है, मुझे मास्क की क्या जरूरत है। और यहाँ तक भी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मास्क वास्क पहनने से कुछ नहीं होगा, मास्क से कोई फायदा नहीं है। तो अभी भी 1.5 साल से जब हम इस बीमारी से पूरा देश और पूरा विश्व जूझ रहा है, हम इस टाइप की भ्रांतियां, इस टाइप के कारण फील्ड में देख रहे हैं, जिससे कि लोग मास्क को पहनने में थोड़ा कतराते हैं। उसी के साथ ही हम यह भी देख रहे हैं कि जहां देश में एक स्थाई पर केसेस कम हुए हैं, तब भी जैसे जैसे रिलैक्सेशन आ रही हैं, ग्रॉस वायलेशन इन टर्म्स ऑफ कोविड सेफ बिहेवियर
इन टर्म्स ऑफ आइदर यूज ऑफ मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग नोट किया जा रहा है, चाहे वह दिल्ली हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो। देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से इस टाइप के बहुत सारे फोटोग्राफ मीडिया के द्वारा ही सब जगह सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से कुछ प्रांतों में, जबकि अधिकांश जनता, अधिकांश नागरिक फॉलो करना चाहते हैं कि कोविड सेफ बिहेवियर रखें, लेकिन कुछ स्थाई पर कोविड सेफ बिहेवियर का फॉलो नहीं किया जा रहा है। यहाँ यह समझने की जरूरत है, हम थर्ड वेव के विषय में कई बार बात करते हैं, तो एक न्यूज़ हेडलाइन में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसमें ये कोट किया गया कि हम 2 साल से घर में थे, तो वो हमारे लिए जेल के समान थी। अब यहाँ भीड़ कितनी भी हो, लेकिन हमें कोविड का डर नहीं है। हम यहाँ इसलिए आ गए ताकि थर्ड वेव से पहले एंजॉय कर सकें। यहाँ हम आप सबसे एक विनती करना चाहेंगे कि जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं, तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है, वहाँ पर कुछ चूक हो रही है। यह मानसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं, या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूस लड़ाई है। इसलिए जरूरी है कि हम सब यह समझें कि थर्ड वेव प्रकृति से ज़्यादा हमारी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगी। यानी कि जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या उसका फॉलो ना करें, उसके बेसिस पर कौन सी वेव आएगी, कितनी इंटेंसिटी से आएगी, उस पर डिपेंड करेगी। तो हमारे सामने जरूरी है कि हम यह ध्यान रखें कि हमारी चॉइस क्या बनती है। क्या मैं मास्क को इसलिए ना पहनूं क्योंकि मैं ढंग से उसके साथ सांस नहीं ले पा रहा हूँ? क्या मैं अपने आप को आइसोलेट इसलिए ना करूँ क्योंकि मैं अकेले घर में बोर हो गया? क्या मैं अपने मास्क से फेस कवर होता है तो मैं इसलिए ना पहनूं? क्या मैं वैक्सीन इसलिए ना लूँ क्योंकि किसी ने भ्रांति पैदा की है, झूठी भ्रांतियाँ, कि अगर लेते हैं तो फर्टिलिटी इंपैक्ट हो जाएगी, लेते हैं तो मैग्नेटिज्म आ जाएगा बॉडी में, या ये वैक्सीन सेफ नहीं है, या यह समझें कि हम एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज जिसने पूरे विश्व को आज लड़ने पर मजबूर कर दिया है, हम उस बीमारी से लड़ रहे हैं, और यह लाइफ के एक नए नॉर्मल के रूप में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें अपने जीवन में समाहित करने की जरूरत है। और अंत में यह हमारा ही निर्णय होगा कि हम किस डायरेक्शन में ओवरऑल कोविड मैनेजमेंट की लड़ाई को ले जाना चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कार्यक्रम की वजह से 4:30 कंक्लूड करना है। हाईलाइट करना चाहूँगा सर, उसमें वेस्टेज वाले को भी शामिल कर लीजिएगा सर, सवाल नहीं ले रहे हैं तो जो पीपीई और मास्क और सर्विस को उठाइए सर, उसको शामिल कर लीजिए। वैक्सीन पर ही बोल दीजिए सर, नंबर से बता दीजिए। दिल्ली में वैक्सीन नहीं और सर स्टेट से बंद हो रहे हैं, सवाल तो दे दीजिए जनता के। ओके, पहली बात है कि दुनिया में थर्ड वेव दिखाई दे रही है। 3,90,000 केसेस हैं और सेकेंड वेव में 9 लाख हुए थे, तो लगभग 40% पे वो वेव ऑलरेडी आ गई है। हमें अपने देश को इस वेव में ना आए और थर्ड वेव ना आए, इसके लिए हमें सबको जुड़ना है। और उसके बारे में जो फिलॉसफी है सरकार की और देश की, वो आज प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने ये कहा है कि तीसरी वेव कब आएगी की बजाय ये चर्चा होनी चाहिए कि तीसरी वेव को आने से कैसे रोका जाए, ये उनके शब्द हैं। और तीसरी वेव अपने आप नहीं आती या अगली वेव अपने आप नहीं आएगी, ये हम ही पे निर्भर करता है कि उस लहर को हम कैसे बचा सकें और कैसे वो ना आए। सजगता, सावधानी और सतर्कता का उन्होंने मैसेज दिया है और उन्होंने कहा है कि असावधानी इस स्टेज पे असावधानी केसेस में भारी उछाल ला सकती है। तो जो केयरफुलनेस, नॉट लोअरिंग द गार्ड, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इन सब चीज़ों को सरकार की तरफ से उन्होंने अपने शब्दों से इस चीज़ को अच्छे तरीके से आज एम्फेसाइज किया है। जब उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग करी, उन्होंने फिर कहा कि 2 गज की दूरी, मास्क और वैक्सीनेशन वायरस को हरा सकते हैं, वायरस से बचा सकते हैं। ये 3
जो चीज़ें हैं ये हमारे थर्ड वेव को बचाने के लिए, ना आने के लिए, ये हमारे हाथ में ये शस्त्र हैं। 2 गज की दूरी, मास्क और वैक्सीनेशन, और इसी प्रकार फिर कंटेनमेंट जोन्स बनाना, कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी करना, ट्रैकिंग को लेके आना और पेंडेमिक को उसी जगह पे कंट्रोल करने का फिर मैसेज सबके लिए है, ये तंत्र के लिए है, ये भी उन्होंने चिन्हित किया है। और एक बार फिर जो क्राउडिंग हो रही है हिल स्टेशंस पे, बिना मास्क के क्राउड्स आ रहे हैं, उसके बारे में भी एक क्लियर चेतावनी, क्लियर रिक्वेस्ट, अपील करी गई है कि ये ऐसा माहौल हमारे लिए अच्छा नहीं है। और इसी प्रकार वैक्सीन के प्रति जो है उसको तेज़ करना है, उसको भ्रम को दूर करना है, उसके अगेंस्ट जो है इन सब चीज़ों को लेके ही हम अपने देश में इस महामारी को हटा पाएंगे। ये आज एक पूरे पैकेज की तरह से जो स्ट्रैटेजी है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में इस मीटिंग में चिन्हित किया और हम उसी मैसेज को आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी को एम्पलीफाई कर रहे हैं, उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो वैक्सीनेशन की 38 करोड़ हुआ है, कल का 40 लाख के लगभग वैक्सीनेशन हुए हैं, वो काम चल रहा है और इस काम में और भी मेहनत करेंगे और भी काम, इसकी गति जो है, इसकी जो आगे लेके जाना है इस कार्यक्रम को, वो पूरी तरह से उसकी तरफ बढ़ रही है। एनीथिंग? Thank you so much. So time for being vigilant, time for proactive action, time for being very, very vigilant, very vigilant.